थे। कल हम दूसरे चैप्टर के जो कि मानव तंत्र है उसके पहले टॉपिक आहार नाल पर बात कर रहे थे। और आहार नाल में हमने पढ़ा था, दो अंक पढ़ लिए थे हमने, मुख और ग्रसनी। आज हम ग्रसनी से आगे ग्रासनाल और इसके आगे के अंक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्रासनाल। तो कल मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि जो हमारा मुख जो होता है, मुख से आगे की तरफ, जस्ट आगे की तरफ क्या होती है, ग्रसनी। और ग्रसनी का जस्ट आगे वाला जो भाग होता है वो भाग कौन सा होता है, ग्रासनाल वाला। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रारंभ कहाँ से होती है, ग्रसनी से प्रारंभ हो रही है और समाप्त कहाँ पे होगी, ये समाप्त होती है आमाशय के ऊपर। कहाँ समाप्त होती है, आमाशय के ऊपर। यानी ये ग्रसनी और आमाशय के बीच का भाग होती है। साथ ये एक पेशीय संरचना होती है और इसका कार्य क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है भोजन को ग्रसनी से कहाँ पहुंचाना, आमाशय तक पहुंचाना। अब इसके बारे में देखते हैं, आपकी बुक ने क्या दे रखा है कि ये ग्रसनी से प्रारंभ होकर ग्रीवा यानी हमारी गर्दन, वक्ष यानी ये वाला स्थान से होती हुई मध्यपथ यानी कि डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है जो भोजन को आमाशय में पहुंचाती है। यानी ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को आमाशय में पहुंचाना। अब इस ग्रास नली की एक विशेषता और होती है, इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। ये श्लेष्मा ग्रंथियां क्या करती है, भोजन को चिकना करती है। क्या कर देती है, भोजन को चिकना, जिससे कि भोजन आगे की दिशा में आसानी से बढ़े। साथ ही साथ अब ये भोजन जो आगे बढ़ता है वो किस गति के द्वारा बढ़ता है, कल ही बताया था मैंने, क्रमाकुंचन गति के द्वारा। यानी भोजन जो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है वो किस गति के द्वारा पहुंचता है, क्रमाकुंचन गति के द्वारा। कहां पहुंच रहा है भोजन, आमाशय में पहुंच जाता है। अब इस ग्रास नली में एक विशेषता और होती है। देखो ग्रास नली की एक विशेषता और क्या होती है कि ये जो ग्रास नली होती है, इस ग्रास नली में यहां से दो भाग खुलते हैं, दो नलियां निकलती है और यहां पर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है। इस ढक्कन जैसी संरचना को कहते हैं एपिग्लोटस या घाटी ढापन। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटस या घाटी ढापन। इसको मानव शरीर का ट्रैफिक मेन भी कहा जाता है। मानव शरीर का ट्रैफिक मेन भी कहा जाता है। अब इसको मानव शरीर का ट्रैफिक मेन क्यों कहा, इस चीज को हम यहां समझते हैं। देखो ये जो ग्रास नली होती है ये दो भागों में इस तरह से टूटती है। एक भाग तो होता है वायु के लिए और एक द्वार होता है भोजन के लिए। ये जो वायु वाला जो भाग होता है ये कहाँ जाता है, फेफड़ों में। और ये जो भोजन वाला भाग होता है ये कहाँ जाता है, आमाशय में। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय ये एपिग्लोटस क्या काम करता है कि भोजन को कहाँ डालता है, भोजन नाल में। और यहाँ पे ये फेफड़ों में जाने से, इस भोजन को फेफड़ों में जाने से रोक देता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ये क्या करता है, वायु को इधर जाने से रोकता है और कहाँ पहुंचा देता है, फेफड़ों की तरफ। यानी कि ये यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। और ये कहाँ पर होता है, हमारी ग्रास नली में। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो घाटी ढापन या एपिग्लोटस क्या काम करता है मैंने आपको बताया। फिर बाद में
ग्रास नली कहाँ खुलती है? आमाशय में। यानी आमाशय क्या हो गया? ग्रास नली के अगले वाला अंग कौन सा हो गया? आमाशय। अब आमाशय इस तरह क्या होता है? जे आकार की पेशीय संरचना होती है। पूरा पूरा आमाशय क्या होता है? एक पेशीय संरचना होती है। अब ये आमाशय क्या करता है? ग्रास नली, आमाशय और ग्रहणी, छोटी आंत, यानी आमाशय, ग्रास नली और छोटी आंत के मध्य की संरचना होती है, जो कि एक थैले नुमा संरचना होती है। और किस आकार की होती है? जे आकार की। अब आमाशय जो होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 से 3 लीटर होती है। आमाशय की कैपेसिटी कितनी होती है? 1 से 3 लीटर होती है। अब आमाशय को भी 3 भागों में बांटा गया है। आमाशय कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखो, सबसे पहला है कार्डिया, जठरागम, फिर जठर निर्गम और फंडिस भाग। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आमाशय का चित्र बना के बताता हूँ आपको। ये इस तरह की आमाशय की संरचना होती है, जिसमें ये वाला भाग होता है जठरागम, ये वाला भाग होता है फंडस और ये वाला भाग होता है जठर निर्गम। यानी आमाशय की शुरुआत जहां पे हो रही है वो कौन सा भाग है? जठरागम। और आमाशय का जो ये थैले नुमा भाग होता है ये क्या कहलाता है? फंडस। और आमाशय जहां पे खत्म होता है और जहां से छोटी आंत शुरू होती है वो वाला भाग कौन सा होता है? जठर निर्गम भाग। अब ये दोनों जो भाग हैं, एक तो आमाशय में प्रवेश का और एक आमाशय से बाहर निकल का, इन दोनों भागों के ऊपर इन दोनों भागों के ऊपर कपाट पाए जाते हैं, जिनको कहा गया है अवरोधनी पेशियां। इन दोनों भागों पर क्या पाई जाती है? अवरोधनी पेशियां। सबसे पहले है ग्रास नली का अवरोधनी, यानी कि ऊपर से नीचे जो भोजन आ रहा है, तो जब ये भोजन अंदर आ जाता है तो ये वापस इस भोजन को बाहर जाने से रोकती है। ये कौन सी अवरोधनी हो गई? ग्रास नली का अवरोधनी। दूसरी है जठर निर्गमीय अवरोधनी, यानी कि आमाशय से जो भोजन छोटी आंत में चला गया है उस भोजन को पुनः पीछे आने से रोकती है। कौन सी रोकती है? जठर निर्गमीय अवरोधनी। अब यहाँ पे देखना, ग्रास नली जो होती है, ग्रास नली अवरोधनी आमाशय से भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है, यानी ऊपर जाने से रोकती है। साथ ही जठर निर्गम अवरोधनी जो होती है वो आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है, यानी एक बार भोजन इधर चला गया उसके बाद यहाँ पर वापस नहीं आने देती। ये थे ग्रास नली अवरोधनी और जठर निर्गम अवरोधनी के कार्य। आमाशय के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक है छोटी आंत। देखो, छोटी आंत अपना सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पाचन में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है और पाचन के बाद जो अवशोषण होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये चीज ध्यान रखना कि हमारे शरीर के अंदर सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये आमाशय से शुरू होती है, अभी बताया था कि आमाशय से स्टार्ट होती है और पूर्ण कहाँ होगी ये पूर्ण होती है बड़ी आंत पे। कहाँ पूर्ण होती है? बड़ी आंत पे। कहाँ पूर्ण होती है? बड़ी आंत के ऊपर पूर्ण होती है। अब इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत कितनी लंबी होती है? लगभग 7 मीटर। अब देखो यहाँ पर आ गया कि इस अंग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है तथा अवशोषण होता है। अब छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो, DJI, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ये तीनों किसके भाग होते हैं? छोटी आंत के। अब ग्रहणी भाग, अब इस ग्रहणी भाग को इस तरह से समझना एक बार। अब ग्रहणी भाग को इस तरह से समझना कि जब
ये आमाशय से बाहर जो भाग निकलता है, जो सबसे पहला भाग जो होता है, जो आमाशय से जुड़ा होता है, वही भाग क्या होता है? ग्रहणी। ये आमाशय से जुड़ा हुआ भाग है तथा छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। ये इसके अंदर क्या होता है? ग्रहणी जो होती है भोजन की रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भोजन में सबसे अधिक रसायन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? ग्रहणी के अंदर। आमाशय के जो रसायन होंगे वो भी ग्रहणी में आएंगे, पित्ताशय, यकृत, इनके सभी जो स्रावित पदार्थ होंगे वो भी सब कहाँ पे आएंगे? ग्रहणी के अंदर। तो सबसे अधिक रासायनिक पाचन कहाँ पे होगा? ग्रहणी के अंदर। ये चीज़ें हम अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, पित्ताशय और यकृत वाले। फिर है अग्रसूत्रांत। देखो ग्रहणी कहाँ खुलेगी? अग्रसूत्रांत में। ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। यहाँ पर देखो जो पाचन ग्रहणी में हो चुका है, रासायनिक पाचन, अब वो पाचित पदार्थों का क्या होता है? यहाँ पर अवशोषण किया जाता है। अवशोषण करने, और अवशोषण कौन करती है? आंतरिक कोशिकाएं। कौन करती है? एंटेरोसाइट या आंतरिक कोशिकाएं उस भोजन का अवशोषण करती है। तो सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगली साइड में इसका तीसरा भाग है क्षुद्रांत या फिर इलियम। अब ये इलियम जो होती है, ये इलियम बड़ी आंत के साथ में जुड़ी होती है, बड़ी आंत के कोलन भाग के साथ में जुड़ती है। छोटी आंत का ये अंतिम भाग होता है जो कि बड़ी आंत में खुलता है। अब यहाँ पर भी क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण होता है तथा ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण या पाचन नहीं हो पाता, उन पदार्थों को ये कहाँ भेज देती है? बड़ी आंत के अंदर भेज देती है। जैसे पित्त, लवण, विटामिन, अभी तक इनका कहीं पे भी पाचन नहीं हो पाता, ना ही कोई अवशोषण होता है। अब छोटी आंत के बाद अपना कौन सा टॉपिक आता है? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, ई कोलाई, जो कि क्या करते हैं? हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। ये कौन सी क्रिया करेंगे? यहाँ पर किण्वन की क्रिया करते हैं। किण्वन की क्रिया द्वारा ऐसे पदार्थ जो पहले पाचित नहीं हो पाए वो पाचित होकर किस में बदल जाएंगे? सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, बड़ी आंत में हम लोग जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं उन सब दवाइयों का अवशोषण कहाँ होगा? बड़ी आंत में। हमारे शरीर में जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में। हम लोग जो खनिज लवण का उपयोग लेते हैं उनका भी अवशोषण कहाँ पे होगा? बड़ी आंत में। ये देखो इसका मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है, साथ ही अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना भी होता है। यानी बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है मलाशय, उसके अंदर अपचित पदार्थ इकट्ठा होता है और जब मलाशय की कैपेसिटी पूरी हो जाती है तब उसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, अंधनाल, कोलोन, बृहदांत, सीकम और मलाशय रेक्टम। इसका सबसे पहला भाग है अंधनाल। सबसे पहला भाग क्या है? अंधनाल। अब देखो यहाँ पे अंधनाल जो होती है वो छोटी आंत के अंतिम भाग क्षुद्रांत के साथ जुड़ी होती है, और जहां पे क्षुद्रांत और अंधनाल आपस में जुड़े होते हैं वहां पर एक छोटी सी नलिका जैसी संरचना होती है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? क्रमिरूप परिशेषिका, जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अपेंडिक्स बोला जाता है। अब अंधनाल में क्या होता है? ये क्षुद्रांत से जुड़ा होता भाग होता है। यहाँ पर पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है तथा शेष अपशिष्ट को बृहदांत में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया जाता है? बृहदांत में। यहाँ से एक छोटी लंबी नलिकाकार अंग निकलता है। इस अंग को क्या कहा जाता है? क्रमिरूप परिशेषिका कहा जाता है। अब अंतनाल के बाद कौन सा भाग आता है? बृहदांत या कोलोन। अब कोलोन जो होता है ये उल्टे आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। अब कोलोन जो होती है, कोलोन की संरचना इस तरह से होती है। एक तो होती है आरोही कोलोन, दूसरी होती है अनुप्रस्थ कोलोन और तीसरी होती है अवरोही कोलोन। इसका चौथा भाग होता है जो यहां पर होता है सिग्माकार कोलोन, इस तरह से। अब आरोही कोलोन 15 सेंटीमीटर की होती है, अनुप्रस्थ कोलोन 50 सेंटीमीटर, अवरोही कोलोन 25 सेंटीमीटर और सिग्माकार कोलोन जो होती है लगभग 40 सेंटीमीटर की होती है। ये चारों किसके भाग होते हैं? ये चारों भाग होते हैं बृहदांत के। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है अपना मलाशय, जो कि बृहदांत का अगला पार्ट है।
मलाशय। अब मलाशय क्या करता है, आहानाल का अंतिम भाग है जो लगभग कितने सेंटीमीटर लंबा होता है, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इस 20 सेंटीमीटर में भी ये मान लो 20 सेंटीमीटर है, इस 20 सेंटीमीटर में भी अंतिम जो 3 सेंटीमीटर का भाग होता है वो जो होता है वो क्या कहलाता है, गुदानाल कहलाता है। क्या होगी, गुदानाल कहलाती है। अब इस गुदानाल में दो तरह की पेशियां पाई जाती है, अंतःसंवर्णी पेशियां और बहिःसंवर्णी पेशियां। अब अंतःसंवर्णी पेशियां और बहिःसंवर्णी पेशियां क्या करती है, जो मल त्याग की प्रक्रिया होती है उस मल त्याग की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यहां पर आहानाल के जितने भी अंग थे हमने उन सारे अंगों को पढ़ा है। अब हम कल पढ़ेंगे आहानाल में पाई जाने वाली ग्रंथियां। तब तक के लिए